चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, लाजवाब होंगे, है ना। एसएससी जीडी में आज से आपकी ये क्लास शुरू हो गई है इकोनॉमिक्स की। आप लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, सर इकोनॉमिक्स की क्लास कब होगी, इकोनॉमिक्स की क्लास कब होगी। तो लीजिए, आज से इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी शुरू हो गई है। ठीक है, कल शायद ज्योग्राफी की क्लास आपकी लास्ट हुई है, मुझे जैसी सूचना मिली है। तो अब आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सभी लोग तैयार रहें। ठीक है, तो अब हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है और सिलेबस को जल्दी से हमें कंप्लीट करना है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी परीक्षा में सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब मैंने देखे तो वहां पर मुझे कौन कौन से टॉपिक ऐसे देखने को मिले, ठीक है, जहां से सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स है और उन्हीं टॉपिक्स को हम यहां पर कवर अप करना चाहेंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी में अगर मैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करूं कि कहां कहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं उन टॉपिक्स को लिख करके लाया हूं। मैंने पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया। आपको सबको पता होगा कि हमने एक बुक लॉन्च की थी, गागर में सागर बुक। उस बुक को जब हमने कंपाइल किया, तब सारे 2023 में 2025 में जो एग्जाम हुई हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उससे हमने बातें देखी है और कितने कितने सवाल आपके बने हैं और कौन कौन से टॉपिक से बने हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो उन सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि वो कौन कौन से सिलेबस है, ठीक है, जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बने हैं। तो आइए जरा देखो, एक तो बैंकिंग है। बैंकिंग, बैंकिंग से आपकी परीक्षा में सवाल बने हैं और बैंकिंग में कहां कहां से सवाल आए हैं, इस पर भी मैं आपको चर्चा अभी कर देता हूं। तो सभी लोग सबसे पहले तो सिलेबस को नोट डाउन कर ले मेरे साथ में, है ना। मैं आपको लिख के ही पढ़ाऊंगा, जहां जरूरी होगा वहीं पर पीडीएफ का उपयोग करूंगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं ही करूंगा। एक आपका बैंकिंग है, बैंकिंग पार्ट। तो बैंकिंग में सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब बैंकिंग में आरबीआई भी आता है ना, एमआईसीआर और ऐसे सवाल है। बैंकिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बैंकिंग में हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले, मतलब बैंकिंग के बारे में क्या ही लिखूं मैं, एंड अदर्स, आदि आदि में लिख रहा हूं, क्योंकि कई सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए यहां से, जैसे एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है ना। आरबीआई के क्या क्या काम है, बैंक रेट कम होगा तो लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे कुछ सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए। इसके अलावा एक टॉपिक है मेरे साथियों आप लोगों का, वो है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं जिसे आप बोलते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, जिसे हम लोग 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं, अभी सिलेबस लिखते हैं फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित आपकी परीक्षा में सवाल आए हैं। फिर मेरे साथियों मुद्रा से सवाल आए हैं, मुद्रा से, मुद्रा और मुद्रास्फीति ऐसे एक टॉपिक है आपका। मुद्रा और मुद्रास्फीति, मुद्रा और मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई होता है, इसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आपकी परीक्षा में जो सवाल आया था वो M1 M2 M3 M4 मुद्रा की माप, उससे सवाल आया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ डेप्रिसिएशन से सवाल आया था, सरकारी मिशन, है ना। तो याद रखना कुछ आयोग से भी सवाल आए आपकी परीक्षा में। आयोग, आयोग का मतलब एक कमीशन, और आयोग में कौन कौन से आयोग, तो जैसे एक आपका योजना आयोग है, योजना आयोग है मेरे साथियों। इसके अलावा एक वित्त आयोग है, वित्त आयोग मेरे साथियों, है ना, योजना आयोग, वित्त आयोग। फिर एक आपका नीति आयोग है, नीति आयोग, NITI। तो नीति आयोग की हम चर्चा करें मेरे साथियों, नीति आयोग। तो यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आए हैं। उसी के साथ मेरे साथियों गरीबी और बेरोजगारी से भी सवाल आए हैं, समितियों से संबंधित। तो गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी, जैसे मौसमी बेरोजगारी कौन सी है, क्या कुछ कहानी है। तो गरीबी और बेरोजगारी से आपकी परीक्षा में सवाल बने हैं। ठीक है, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये टॉपिक भी हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद में मेरे साथियों अगर हम चर्चा करें तो विभिन्न योजनाओं से सवाल आए हैं, योजनाओं से, विभिन्न योजनाओं से सवाल आए हैं।
कि कौन कौन सी स्कीम्स किसके लिए है, क्यों शुरू की गई थी, ठीक है। फिर बजट से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बजट, बजट से सवाल पूछे गए हैं। बजट और घाटे, है ना, प्रमुख घाटे कौन कौन से हैं, यहां से सवाल पूछे गए, डेफिसिट बोलते हैं आप इसे, है ना। आर्थिक क्षेत्र से सवाल पूछे गए हैं। आर्थिक क्षेत्र, या ऐसा लिखे अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर, क्षेत्र को हम सेक्टर बोलते हैं, एवं प्रकार, एवं प्रकार, यहां से आपकी परीक्षा में सवाल आए हैं। उसके अलावा कुछ कृषि क्रांतियां, है ना, तो अगला हम लोग यहां पर लिख लेते हैं सिलेबस में, ठीक है। फिर एक टॉपिक आपको याद रखना है मेरे साथियों, कृषि क्रांतियां। कौन सा टॉपिक है आपका? कृषि क्रांतियां, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। कृषि क्रांतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति से बहुत सारे सवाल पूछे गए। हरित क्रांति तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसके ऊपर तो एक लेक्चर भी होगा तो कम पड़ेगा, सच में, है ना। हरित क्रांति, इस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, आपकी क्रांतियों से संबंधित सवाल पिछली एग्जाम्स में बहुत आए हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जनगणना से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। जनगणना, जनगणना, जनगणना यानी कि सेंसस। अगर आपको ज्योग्राफी में जनगणना करवा दिया है तो मैं इकोनॉमिक्स में नहीं करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मेरे साथियों टैक्स, कर, कर व्यवस्था, टैक्स सिस्टम, कर व्यवस्था, कर व्यवस्था से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जीएसटी भी इसी में आता है भाई, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कर व्यवस्था के अलावा एक पूंजी बाजार, ऐसे पूंजी बाजार से सवाल न के बराबर आए हैं, पर फिर भी सेबी और इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। पूंजी बाजार, ठीक है, कैपिटल। अच्छा, रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट से भी सवाल पूछे गए हैं। रिपोर्ट, अलग अलग जो रिपोर्ट होती है ना, किसके द्वारा जारी की गई, सूचकांक बोलते हैं, रिपोर्ट एंड रिपोर्ट एवं सूचकांक, इसको इंडेक्स एवं रिपोर्ट आप कहते हैं। तो सूचकांक को हम लोग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो कौन से इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, या अगर किसी राज्य ने जारी करी तो उसका क्या भाग है, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो ये मेन आपका सिलेबस है जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विविध वाला टॉपिक मैं दे देता हूं, जिसमें कुछ अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट गया होगा तो वो भी मैं इसमें कवर करवा दूंगा, ठीक है। विविध को हम मिसलेनियस में शामिल करते हैं, मिसलेनियस। तो ये आपका सिलेबस है भाई साहब, मोटे मोटे अंदाज पर हम इन सिलेबस को देखेंगे, इन सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, अगर किसी को तकलीफ है हिंदी में तो मैं आपको बता दूं अंग्रेजी में भी। बैंकिंग, बैंकिंग को अंग्रेजी में बैंकिंग बोलते हैं। पंचवर्षीय योजना, इसको हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं, 5 ईयर प्लान आप इसे कहते हैं। मुद्रा और मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, मनी एंड इन्फ्लेशन के नाम से आप इसे जानते हैं मेरे प्यारे भाई। और योजना आयोग, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, गरीबी, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट योजना, योजना का मतलब होता है स्कीम्स, जो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती है ना, उसकी यहां पर चर्चा होगी। घाटे को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं ऐसे तो बजट, और बजट में ही घाटे होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार और क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसके अलावा अगर हम बात करें रिपोर्ट एंड सूचकांक तो इंडेक्स एंड रिपोर्ट बोलते हैं। पूंजी बाजार को हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट, आप इसे बोलते हैं ऐसे, कैपिटल मार्केट ज्यादा सही शब्द है, ठीक है। इसके साथ इसको बोलते हैं टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम के नाम से आप इसे जानते हैं। जनगणना यानी कि सेंसस, सेंसस, सेंसस। और कृषि क्रांतियां यानी कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां पर लिखा है। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है जहां से परीक्षा में अक्सर सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं शुरुआत करता हूं आज की इस कक्षा की, और किस टॉपिक से करता हूं तो याद रखना हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और मेरे साथियों इसके प्रकार क्या है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सरल चैप्टर लेते हैं, उससे सरलता से फिर कठिनता की ओर हम जाएंगे,
ठीक है, आ गई बात समझ। अब इकोनॉमिक्स के कितने सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में, तो लगभग लगभग 3 से 4 सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 1 से 2 सवाल भी पूछे जाते हैं, पर अब एसएससी का जो परीक्षा है वो आप सभी जानते हैं कि एडिक्विटी पैटर्न पर हो गया है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड कम पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा सवाल पूछ रहा है, इसलिए अभी से तैयारी कर देना आप लोग साथ में, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ जानेंगे, चीजों को समझेंगे। मेरा नाम विनय है, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए आइए, तो बिना किसी देरी के अब हम लोग शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हेडिंग डालेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसको हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आप इसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो याद रखना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का मतलब क्या होता है। देखो, अर्थव्यवस्था में अर्थ का मतलब होता है धन, पैसा, रोकड़ा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जिस किसी एक्टिविटी का रिलेशन पैसों से है, धन से है, वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, ठीक है। तो जिसका संबंध पैसों से है वो आर्थिक क्षेत्र बोल सकते हैं आप उन्हें। ऐसे क्षेत्र जिसका संबंध पैसों से हो उसे आर्थिक क्षेत्र बोल देते हैं, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी आप इसे कह सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जिसका संबंध पैसों से हो, जिसका संबंध, या ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र, दोज सेक्टर विच इज रिलेटेड टू मनी, ऐसे क्षेत्र जिसका संबंध, ऐसे क्षेत्र जिसका संबंध, ऐसे क्षेत्र जिसका संबंध धन से हो, धन से हो, ऐसे क्षेत्र जिसका संबंध किससे हो, धन से हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, आर्थिक क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो हम लिखेंगे पारंपरिक रूप से ऐसे क्षेत्रों की संख्या 3 है। पारंपरिक रूप से, पारंपरिक रूप से ऐसे क्षेत्र कितने हैं, पारंपरिक का मतलब है ट्रेडिशनली, तो ऐसे क्षेत्रों की संख्या है मेरे साथियों 3। पारंपरिक रूप से ऐसे क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 क्षेत्र है। ट्रेडिशनली इसके कुल कितने सेक्टर से है, तो याद रखना मेरे साथियों 3 क्षेत्र से, 3 क्षेत्र, 3 सेक्टर है इसके। सबसे पहला जो सेक्टर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ये पहला सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर आप इसे कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, इसको प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो क्या जवाब देंगे, तो याद रखना इसका दूसरा नाम है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका अन्य नाम क्या है, इसी को हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र बोलते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, क्या बोलते हैं आप इसे, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो कृषि से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं,
तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, या फिर इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज अंग्रेजी में। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड, एलाइड का मतलब है उससे जुड़ी हुई, एलाइड एक्टिविटीज। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में आपको यह भी याद रखना है कि इसका संबंध किससे है, प्राइमरी सेक्टर का संबंध किससे है। तो याद रखना है प्राइमरी सेक्टर का जो संबंध है वो किससे है भाई, तो इसका संबंध नेचुरल रिसोर्सेस के दोहन से। नहीं समझ में आया, आप तो इतना देखो कि यह प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। तो लिखेंगे यह प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित है, यह प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित है, यह प्राकृतिक क्षेत्र, यह प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राकृतिक क्षेत्र को हम बोलते हैं नेचुरल सेक्टर या नेचुरल, है ना, यह प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है, से संबंधित है। यह प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित है, पहली बात, ठीक है। तो भाई प्राकृतिक क्षेत्रों से किसका संबंध है, अगर सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे। तो याद रखना मेरे साथियों, अगर सवाल पूछा जाए कि प्राकृतिक क्षेत्रों से किसका संबंध है, तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध प्राकृतिक क्षेत्रों से। दूसरी बात, प्राथमिक क्षेत्र का हमारी देश की जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है, ठीक है। तो रवि दूसरी बात क्या लिखेंगे, दूसरी बात इसमें यह लिखेंगे कि इसका या इस क्षेत्र का या इसका देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान है ना। तो इसका देश की जीडीपी में सबसे कम योगदान है, इसका देश की जीडीपी या भारत की जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान है। भारत की जीडीपी में, इसका भी छोड़ो, डायरेक्ट लिखो भारत की जीडीपी, भारत की जीडीपी। अभी जीडीपी का फुल फॉर्म मत पूछना, मैं वहां पर बताऊंगा आप लोगों को, है ना। भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान, भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान, सबसे कम योगदान इसी प्राइमरी सेक्टर का है ना। तो लिस्ट, हाँ बहुत बढ़िया। जीडीपी क्या होता है, मुझे पता था सवाल आ जाएगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये मत बोलना लिखवा दो, मैं आगे लिखवाऊंगा। इतना समझो कि देश की जीडीपी या देश की राष्ट्रीय आय में इसका सबसे कम योगदान है। इस प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हम कहते हैं। और याद रखना ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये भारतीय इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप अगला बिंदु ये लिखेंगे कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोलते हैं आप इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं आप इसे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ आप इसे बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कि बैकबोन, क्या बोलते हैं आप इसे, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं आप इसे, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसे कहा जाता है, तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसे कहा जाता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेरे साथियों किसको कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर को कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं किसको, इसी प्राइमरी सेक्टर को बोलते हैं। और अगर थोड़ा सा डीप में जाए तो कृषि को बोलते हैं, एग्रीकल्चर को, ठीक है। आ गई बात समझ में। हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या को ये एम्प्लॉयमेंट देती है, तो लिखेंगे देश की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार देती है, देश की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार देती है, देश की सर्वाधिक जनसंख्या, देश की सर्वाधिक जनसंख्या, देश की सर्वाधिक जनसंख्या, देश की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार देती है।
देश की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार, रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो देश की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार देती है। ठीक है प्यारे भाई, ये देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या को, सर्वाधिक जनसंख्या को क्या देती है? रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है ना भाई। ठीक है, देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या को क्या देती है? रोजगार देती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसके उदाहरण से सवाल आपकी परीक्षा में पूछते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है। तो मैं इसके उदाहरण के बारे में आपको यहां पर चर्चा करता हूं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो सवाल दरअसल यहां से आते हैं, इसके उदाहरण से। देखो, कृषि तो इसका उदाहरण है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कृषि का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर बोलते हैं आप इसे अंग्रेजी में। तो कृषि का मतलब एग्रीकल्चर होता है। तो कृषि में क्या क्या चीजें आती है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, कृषि अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है। कैसे? क्योंकि कृषि में हम फसल उत्पादन करते हैं, गेहूं की, चावल की, ये सब फसल। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, सर कुछ दिन पहले ही इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट किए थे और अभी आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, पानी की तरह ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा मेरे लिए। ओके ओके ओके। कृषि देखो, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हैं? कृषि के अंदर फसल उत्पादन है, फसल उत्पादन। अब फसल उत्पादन का मतलब क्या होता है? फसल का मतलब होता है मेरे साथियों विशेष रूप से गेहूं की फसल, चावल की फसल, है ना। फसल का मतलब ये खाद्यान्न की हम बात कर रहे हैं। फसल का मतलब क्या है? खाद्यान्न, खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स आप इसे बोलते हैं ना, जिसको खाया जाता है। ठीक है, फसल। इसके अलावा फूलों की खेती, फूलों को उगाना, फूलों को उगाना, और फूलों को उगाने को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फूलों को उगाने को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आप इसे कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं आप इसे, फूलों को उगाना। इसके अलावा फलों को भी इसी के अंतर्गत उगाया जाता है। तो फलों की खेती करना, फलों की खेती, और फलों की खेती को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? पोमोलॉजी। तो फलों की खेती क्या कहलाती है? पोमोलॉजी कहलाती है, पोमोलॉजी। फलों की खेती क्या कहलाती है? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं आप इसे? पोमोलॉजी के नाम से आप इसे जानते हैं, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों की खेती कहलाती, फलों की खेती। सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो ओलेरी कल्चर। तो कृषि के अंतर्गत ये सब चीजें आती है। सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती, है ना, सब्जियों की खेती मेरे साथियों इसके अंतर्गत आती है, जिसे ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। सब्जियों को उगाना ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। तो कृषि इसके अंतर्गत आती है, याद रखना, भूल नहीं जाना है ना, भूल नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कृषि में फसल उत्पादन आता है। कृषि के अंदर मेरे साथियों ये सारी की सारी चीजें आती है जो मैंने आपको यहां पर लिखवाने की कोशिश की है। मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं? तो अन्य उदाहरण की मैं बात करूंगा अगले पेज पर। तो याद रखना मेरे साथियों, मैं यहां पे लिखता हूं अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण। कृषि के अलावा और क्या क्या है? तो कृषि के अलावा मेरे साथियों पशुपालन है। पशुपालन भी इसी के अंतर्गत आता है। पशुपालन को हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। पशुपालन को हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पालना। पशुपालन में एनिमल हस्बेंड्री आता है भाई साहब। पशुओं को पालना या पशुपालन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा वानिकी, वनों को लगाना, वानिकी, वानिकी का मतलब होता है फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री आप इसे कह देते हैं। तो वनों को लगाना वानिकी कहलाता है। वनों को लगाना क्या कहलाता है? वानिकी, वानिकी कहलाता है। इसके अलावा मत्स्यन, फिशिंग, मत्स्यन आप इसे बोलते हैं, मत्स्यन को हम लोग फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग, फिशिंग, मत्स्यन को फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, फिशिंग, मछली पालन। वानिकी, वानिकी का मतलब है वनों को उगाना। ठीक है, वनों को उगाना। वैसे ही मेरे साथियों इसके अंतर्गत आता है खनन,
खनन, खनन का मतलब होता है माइनिंग करना, माइनिंग करना, माइनिंग करना है ना, जैसे लोहा निकालना, बाक्साइड निकालना, बाक्साइड के अलावा अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालना, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ रहा है, आता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो खनन हो गया, वानिकी हो गया, ये सारे के सारे। इसी के साथ डेयरी भी इसके अंतर्गत आता है, डेयरी, डेयरी, डेयरी है ना, डेयरी होता है ना, अरे पशुओं को पालोगे तो डेयरी नहीं आएगा, डेयरी। तो मेरे साथियों डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी आप लिखो, डेयरी है ना, गांव में जो दूध दूध मापने के लिए डेयरी का प्रयोग किया जाता है ना, ये आपको यहां पर याद रखना है। तो ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं, किसके? प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण है। मेरे ख्याल से आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनेगा तो आप इसको जरूर और जरूर इसको जो है वो क्या कर लोगे, आसानी से सोल्व कर लोगे। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया है? ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मैं इससे अब आगे बढ़ जाऊं, अगले सेक्टर की बात कर लूं। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो ये इसके पहले एग्जाम्पल मैंने बता दिए प्राइमरी सेक्टर के बारे में। अब मैं बात करता हूं मेरे साथियों सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम चर्चा करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, तो दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक है ना, इसे हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में हमारे पास में जो शब्द है वो है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, या फिर इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र आप इसे कह देते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस द्वितीय क्षेत्र को और किन किन नामों से जाना जाता है, इस द्वितीय क्षेत्र को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे भाई, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे गुरुजी बोले कैसे, तो याद रखना, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोल देते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बोलते हैं आप इसे? इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। इसको किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर आप इसे बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। इसके अलावा इसका एक और नाम है, वो बोलते हैं माध्यमिक क्षेत्र, मिडिल सेक्टर, माध्यमिक क्षेत्र, मिडिल सेक्टर, माध्यमिक क्षेत्र। और माध्यमिक क्षेत्र को मिडल सेक्टर के नाम से जानते हैं, मिडल सेक्टर। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, मिडल क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र बोलते हैं इसको। और इसका एक और नाम है मेरे साथियों, इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र। क्या बोलते हैं आप इसे? विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी आप इसे जानते हैं। और विनिर्माण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, आ गई बात समझ में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, अगर सवाल पूछा जाए कि, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल कहां से मिलता है, तो क्या जवाब देंगे? तो सेकेंडरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल है वो कहां से मिलता है? तो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। आ गई बात समझ में? प्राइमरी सेक्टर ये क्या करता है? उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र अंतिम वस्तुओं को बनाता है। ठीक है, मतलब ये कच्चे माल कहां से प्राप्त करता है? प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि से कच्चे माल की प्राप्ति करता है। तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसके अंदर लिखेंगे मेरे साथियों, यह कृषि से कच्चे माल की प्राप्ति करता है, या ऐसा लिखे, यह प्राथमिक क्षेत्र से, यह प्राथमिक क्षेत्र से यानी कि प्राइमरी सेक्टर से, यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करता है। कच्चा माल, कच्चे माल का मतलब होता है रॉ मटेरियल, प्लीज याद रखना। ठीक है, यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति करता है, कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की प्राप्ति करता है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होता है। यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति करता है, प्राप्ति करता है। या तो ये लिखो
या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि इसको रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर दूसरा बिंदु इसके अंदर लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, दूसरा बिंदु, अब ये कच्चे माल को क्या करता है, नए प्रोडक्ट में बनाता है, तो लिखेंगे यह अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद, इसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, यह अंतिम उत्पाद है ना, यह अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, यह अंतिम उत्पाद का निर्माण करता है, यह अंतिम उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, ये क्या बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करता है, वैल्यू एडिशन। तो याद रखना है, लिखेंगे अगला बिंदु, अगला बिंदु क्या लिखेंगे, इसे मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन सेक्टर भी कहा जाता है, तो लिखेंगे इसे मूल्यवर्धन, इसे मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन सेक्टर, है ना, वैल्यू एडिशन, इसे मूल्यवर्धन क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे मूल्यवर्धन क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे मूल्यवर्धन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसको वैल्यू एडिशन सेक्टर भी आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, वैल्यू एडिशन सेक्टर भी आप इसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आ गई बात समझ में, ओके, बढ़े आगे, चलिए। सर डेयरी तो सेकंड में आता है, नहीं प्राथमिक में आता है। ठीक है भाई, अब देखिएगा मेरी बात को, यहां पर एक पॉइंट आपसे, आपको मैंने यहां पर लिखवाया है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है। विनिर्माण क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं, विनिर्माण क्षेत्र को हम किसके नाम से जानते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है, हम इसके अंदर क्या लिखने वाले हैं, हम इसके अंदर लिखने वाले हैं, याद रखना है, कच्चे माल के साथ, कच्चा माल के साथ मूल्यवर्धन करके, कच्चे माल के साथ वैल्यू एडिशन करके, सॉरी, कच्चे माल के साथ मूल्यवर्धन करके नए उत्पाद बनाना, नए प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट को बनाना, यही क्या कहलाता है, तो वैल्यू एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई, वैल्यू एडिशन। कैसे, जैसे हमारे पास में कच्चा माल है मेरे साथियों, कपास, इस कपास को जब उद्योग में ले जाकर के इसके साथ में वैल्यू एडिशन किया जाता है, इसके साथ में जब मूल्यवर्धन किया जाता है, तो इसी कपास से क्या बना लिया जाता है, बताइए भाई, इसी कपास से कपड़ा बना लिया जाता है, बना लिया जाता है कि नहीं बना लिया जाता, बोले हाँ सर बना लिया जाता है। तो ये कच्चा माल है, हमें खेतों से प्राप्त हुआ, ठीक है, और इसके साथ वैल्यू एड की, तो वैल्यू एड करके हमने कपड़ा बना लिया। वैसे ही मेरे साथियों गन्ना, शुगर केन जिसे बोलते हैं आप, गन्ना, मुझे एक बात बताओ, ये जो शुगर केन है ये कहां से प्राप्त होता है, तो ये खेतों से प्राप्त होता है। इसके साथ क्या किया जा रहा है, तो वैल्यू एडिशन की जा रही है, मूल्यवर्धन ऊपर एज इट इज मैंने नीचे लिख दिया है एरो बना करके। तो गन्ने से क्या बनाई जाएगी, शक्कर बनाई जाएगी, गन्ने से क्या बनाया जाएगा, शक्कर, गन्ने से शक्कर बनाई जाएगी या फिर गुड़ बनाया जाएगा, शक्कर या फिर गुड़ बनाया जाएगा, गुड़, है ना। वैसे ही मेरे साथियों अगर मैं बात करूं दूध, तो दूध के साथ भी जब वैल्यू एडिशन किया जाता है ना, तो क्या बनता है, तो दूध के साथ जब वैल्यू एडिशन बनाते हैं, करते हैं, तो मेरे साथियों पनीर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पनीर बनता है, छाछ बनता है, ऐसा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉ मटेरियल के साथ जब वैल्यू एडिशन की जाती है तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, और इसी नए प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को।
बढ़े आगे बढ़े। तो बात समझ में आई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों बोलते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या है, आपकी परीक्षा में यहां से सवाल आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो इसके उदाहरण की हम बात करते हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण। आपकी परीक्षा में इसके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। तो इसमें क्या क्या उदाहरण है, जितने भी उद्योग है और जितने भी कारखाने हैं वो सब के सब इसके उदाहरण हैं। तो हम लिखेंगे सभी उद्योग एवं कारखाने, सभी उद्योग एवं कारखाने। सभी उद्योग एवं कारखाने, सभी उद्योग एवं कारखाने, ये इसके एग्जाम्पल है। उद्योग कौन कौन से, तो जितने भी उद्योग है वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल में आते हैं। चाहे वो एमएसएमई उद्योग हो, चीनी कारखाना हो, शुगर मिल हो, कोई भी हो, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मारुति सुजुकी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जितना भी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शंस भी इसमें आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं उद्योग एवं कारखाने। उद्योग में कौन कौन से उद्योग आएंगे, तो उद्योग में अगर मैं चर्चा करूं मेरे साथियों, तो एक आप लिखना एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई। एमएसएमई को हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आप इसे कहते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से आप इसे जानते हैं आसान सी भाषा में। क्या बोलते हैं इसे मेरे प्यारे दोस्त, एमएसएमई बोल देते हैं इसको, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के नाम से या उद्यम के नाम से आप इसे जानते हैं। ये बात आपको यहां पर याद रखना होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया है, तो मैंने बताया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ये इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग इसके अंतर्गत आएगा, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीनी कारखाना या शुगर मिल आप इसे बोल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी कारखाने हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आने वाले हैं भाई, चाहे कोई सा भी उद्योग हो, चाहे कोई भी कारखाना हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो निर्माण, निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शंस, निर्माण, निर्माण का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस भी इसके अंतर्गत आते हैं, कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। निर्माण बोले तो कंस्ट्रक्शंस। अब आपके मन में यह सवाल आएगा, सर किन चीजों का निर्माण, कंस्ट्रक्शंस किन चीजों का। तो आपने देखा होगा मेरे साथियों, जैसे घर का निर्माण किया जाता है, राजमार्ग बनाए जाते हैं, नेशनल हाईवे, जैसे सड़क बनाई जाती है, तो इन सब का निर्माण, ठीक है। तो लिखेंगे सड़क, सड़क, भवन, भवन, है ना, सड़क, भवन आदि, इन सभी चीजों का निर्माण। तो इसीलिए निर्माण को भी किसमें रखा जाता है, तो इसी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, है ना, वाटर सप्लाई, ऊर्जा, वो सब इसमें आती है। तो लिखेंगे अगला ऊर्जा उद्योग, ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी इंडस्ट्री, ऊर्जा उद्योग, ऊर्जा उद्योग, ऊर्जा उद्योग, ऊर्जा उद्योग, एनर्जी। अब एनर्जी में क्या क्या, ऊर्जा उद्योग में कौन कौन से, एनर्जी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी, तो कौन कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे तो मैं आपको बोल रहा हूं, अंग्रेजी में आप अगर कोऑपरेट करेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, जलापूर्ति। अब जलापूर्ति, वाटर सप्लाई आप इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो गैस, गैस से भी तो ऊर्जा मिलती है ना, तो गैस, गैस, है ना। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तो याद रखना है मेरे साथियों, ये सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। याद रखिएगा, सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे जो मैंने आपको यहां पर बताया है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, धीरे धीरे से तुम इसको समझना। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, है ना। रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, आसान है, आसान है ना, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है।
मुझे पूरा भरोसा है मेहनत से हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे दोस्त। बढ़े आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ, एनर्जी में सोलर एनर्जी भी, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आओ चलो अगली बात करते हैं। अब मेरे साथियों तीसरा सेक्टर है, और तीसरा सेक्टर कौन सा है आपका? तो इसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर आप इसे बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर। अच्छा, इस तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसको इसको सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको? सर्विस सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। इसका अन्य नाम क्या है? इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं आप इसे? सर्विस सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो सर्विस सेक्टर आप इसे बोल देते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक को और द्वितीयक को, दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मेरे साथियों, यह प्राथमिक यानी कि कृषि एवं उद्योग, यह प्राथमिक एवं यह प्राथमिक एवं उद्योग दोनों को सेवा प्रदान करता है। दोनों को सेवा प्रदान करता है, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। दोनों को सेवा प्रदान करता है, इसीलिए आप इसे किस नाम से जानते हैं? सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। याद रखना, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सर्विस सेक्टर आप इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है। मैं आपको बता दूं, सेवा जो होती है ना, वो अमूर्त होती है। अमूर्त सेवाओं है ना, अमूर्त वस्तुओं का उत्पादन करता ही है। ऐसा भी सवाल आए तो बिल्कुल आप टिक करिएगा, गलत मत करिएगा। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो आप, तो एग्जाम्पल से सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में सीधे सीधे। अगला बिंदु आप लिखेंगे, देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान इसी का है। तो देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, हमारे देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो इसी का है मेरे साथियों। ठीक है, अगली बात, इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण से सवाल बहुत सारे आते हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी मैं ग्वालियर में आ रहा हूं, ग्वालियर मीटअप करने। मीटअप तो क्या बोले, करियर चर्चा आप इसे कहे तो ज्यादा सही शब्द होगा। तो ग्वालियर में मैं खुद आ रहा हूं मेरे साथियों। ठीक है, ओके, ग्वालियर में मैं आपको ग्वालियर में मिलूंगा 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और वहां पर एक करियर चर्चा करके मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं भी आऊंगा, राहुल पालीवाल सर आएंगे, आदर्श सर आएंगे, सचिन सोलंकी सर आएंगे। अगर आप इसके आसपास से हैं, ग्वालियर से हैं, तो आप जरूर आना। अगर आपके पास समय हो तो अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करना, है ना। आपकी एग्जाम नजदीक है, अगर आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो, पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो मत आना भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो याद रखना, इसमें उदाहरण क्या क्या आएंगे। जैसे मान लो मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? तो याद रखना है, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन की सहायता, सॉरी ट्रांसपोर्ट, परिवहन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट इसका एग्जाम्पल है, ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगर मैं आ गया वहां पर, मैं वहां पर आ गया, तो मुझे वहां पर रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा? होटल। खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, तो ये मुझे सेवा देंगे। ये मुझे क्या देंगे? सेवा देंगे, होटल, रेस्टोरेंट। अगर मेरे साथियों मेरा वहां मन हो गया कि चलो ग्वालियर का किला घूम लेते हैं, तो मैं कहां चला जाऊंगा? घूमने चला जाऊंगा, पर्यटन, टूरिज्म। याद रखना, तो टूरिज्म भी मुझे क्या देगा? सेवा देगा। इसके अलावा अगर मेरा मन हो गया कि चलो मैं तो यहीं पर
यहीं पर कोई ना कोई चीज बेचना शुरू कर देता हूं। उज्जैन से ले गया पोहे, वहां जाकर बेचना शुरू कर दिए, तो मैंने क्या किया, व्यापार। तो ट्रेड एंड कॉमर्स बोलते हैं, ये भी इसी का उदाहरण है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स आप इसे बोलते हैं। इसके अलावा भंडारण, भंडारण स्टोरेज आप इसे बोलते हैं, वेयर हाउसेज या स्टोरेज के नाम से आप इसे जानते हैं। फिर मेरे साथियों बैंकिंग, बैंकिंग भी इसी का एक एग्जाम्पल है। एजुकेशन, एजुकेशन भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा, ये भी इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा एटीएम बूथ, जो एटीएम होता है ना जिससे आप पैसा निकालते हो, वो जगह जगह बूथ बने रहते हैं, वो भी आपको सेवा दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरे साथियों पुलिस, पुलिस सेना ये भी आपकी सेवा कर रही है, इसीलिए इनको भी सर्विस सेक्टर में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करते हैं ना लोग आजकल, दीवाने हो गए ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में खरीदी बिक्री करते हैं, है ना, ट्रेडिंग बोलते हैं आप उसे, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। सॉफ्टवेयर, वो सारे के सारे इसके एक एग्जाम्पल है। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, इंटरनेट, फिर लिखेंगे सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग जिस अभी जो क्लास ले रहे हो, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से ले रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें ये भी एग्जांपल आता है। डिफेंस, रक्षा, रक्षा मेरे साथियों, रक्षा, डिफेंस, ये भी आपकी क्या कर रही है, सेवा कर रही है। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है, और आपकी परीक्षा में यहां से सवाल जरूर आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वो सारे बिंदु लिखवाऊं जो आपको याद हो। तो ये अर्थव्यवस्था के हमारे मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र मेरे साथियों मूल सेक्टर है। एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। प्राइमरी सेक्टर कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक क्षेत्र से रिलेटेड है, ये भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन इसी को कहा जाता है। देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या प्राइमरी सेक्टर में, इसके उदाहरण में कृषि आता है। कृषि का मतलब फसल उगाना, फूलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना। ठीक है, इसके अलावा पशुपालन आता है, खनन आता है, वानिकी आता है, मत्स्यन, डेयरी, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से इसे कच्चा माल मिलता है, याद रखना है मेरे दोस्त, और ये अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसे इसमें वैल्यू एडिशन होता है, इसीलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि कच्चे माल के साथ जब नई वैल्यू को ऐड किया जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। कपास के साथ जैसे वैल्यू ऐड करेंगे तो कपड़ा बनेगा, गन्ने के साथ करेंगे तो शक्कर बनेगा, गुड़ बनेगा। इसके उदाहरण कौन कौन से, जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी कारखाने, चाहे चीनी कारखाना, लौह इस्पात उद्योग, एमएसएमई, निर्माण, सड़क, भवन, ऊर्जा, विद्युत, जलापूर्ति, गैस, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। तृतीय को हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र आप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सेवा क्षेत्र के नाम से आप इसे जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से आप इसे जानते हैं। और मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और देश की जीडीपी में इसका सबसे ज्यादा योगदान है, लेकिन हमारे देश की सबसे कम जनसंख्या इसमें काम करती है। ठीक है, परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, व्यापार, भंडारण, बैंकिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, एटीएम बूथ, पुलिस, सेना, ट्रेडिंग, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, रक्षा, जितने भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को। चलिए, चलते 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 एक सवाल याद आता है, वो सवाल हम आपको पूछ लेते हैं। देखो कैसे सवाल आएंगे आपकी परीक्षा में, कैसे सवाल आएगा, यह आपका प्रश्न है मुझसे कि सर सवाल कैसे आएगा ये बता दो हमको आप। तो सुनो कैसे सवाल आते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे सवाल आपकी परीक्षा में यहां से आ सकते हैं, उनकी चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं। सवाल कैसे आएंगे, सवाल 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 यही है कि सवाल कैसे आएंगे, सवाल है हमारे पास में। देखो मैं एक सवाल लेकर के आपको बताता हूं कि कैसे सवाल आपकी परीक्षा में यहां से बनेंगे। ठीक है, अरे भाई कहां गए सवाल, छुप गए सवाल, है ना, एक सवाल देखते हुए जाओ तो मजा आ जाए, मां कसम। ठीक है, वाणी में रस घोलो, सवाल मिल जाओ, सवाल है। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ,
है ना, नाबार्ड, रेपो दर, है ना, सवाल सवाल, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां नहीं है, बताओ इसका आंसर दे दो। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, चलो इसका आंसर दे दो केवल, बताओ क्या इसका आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियां शामिल नहीं है। तृतीय को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। कॉल सेंटर में कार्य करना, वो फोन पे हेलो जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, सेवा कर रही है, सेवा दे रही है, तो ये तो है, ये है। ट्यूशन वैसा है, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, सर्विस, तो याद रखना ये भी है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को पालना क्या है, क्या अभी पेंडिंग रखता है। बैंकिंग है, बैंकिंग तो है ना सेवा क्षेत्र, बैंकिंग तो सर्विस सेक्टर में आएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर मधुमक्खी का पालन है। एपीकल्चर आप इसे बोलते हैं, और मधुमक्खी पालन आपका किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये किसका हिस्सा है, ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, प्राथमिक का हिस्सा है। ओके, बाकी कुछ और सवाल करेंगे लेकिन आज नहीं, इतना ही, ठीक है। चलिए, कैसी लगी आपको क्लास, मिलते हैं आपसे कल फिर दोपहर 1 बजे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार।